अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री और बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 39 लेक्चर नंबर 39 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन होगा 1940 या लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको हम उर्दू में करार दे पाकिस्तान या करार दे लाहौर बोलते हैं, जो 1940 में हुआ। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिगार्डिंग टू द ग्रेजुएशन लेवल। तो हम इसको आगाज़ करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वो बच्चे जिन्होंने इतना ज़्यादा नोट किया हुआ है लेकिन फिर भी उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके जो स्क्रीन पर दिए गए सब्जेक्ट नोट्स रिगार्डिंग टू दिस सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए हो बेहतर से बेहतरीन, तो आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी है उस पर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 से लेके 1932 तक, नहीं कि 1930 से लेके 1932 तक, इसमें क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए और ये क्यों हुई, हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में। आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपको इसको देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के आखिर में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के आगाज में अगर आप नोट करो तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल के हिसाब से जो आपके पास सवाल आता है कि डिस्क्राइब पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है बेटा। और इनकी जो नुमाया खुसूसियात यानी कि मेजर पॉइंट्स हैं आप इनको डिस्कस करें जो 1940 में हुए यानी कि 1940 में दिए गए। और उसूलन बेटा इसको हम पाकिस्तान मूवमेंट की आगाज़ यानी कि बिगनिंग भी कहते हैं, तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में अगर आप नोट करो बेटा तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन अगर देखें तो इसका इंट्रोडक्शन जो अगर हमने नोट कराओ कि अक्टूबर 1938 में 1938 में सिंध प्रोविजनल में मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची में ये फर्स्ट टाइम मुसलमानों जो इंडिया के जो थे उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है या फुल इंडिपेंडेंस है यानी कि मुकम्मल आज़ादी उस वक्त हो सकती है या सियासी तरक्की का रुझान उस वक्त हो सकता है जब यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि अखंड हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब थोड़ा बहुत ख़त्म किया जाए, यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट। क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे सोच जो पार्टीशन की इसलिए बढ़ रही है, जो अल्लामा इकबाल ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कह दिया था कि हमें सेपरेट होमलैंड इसलिए चाहिए बिकॉज आवर राइट्स, वो लॉज वो जितने भी कवानीन हैं उनके हिसाब से ये सारे के सारे जितने भी रुझानात जो अखंड हिंदुस्तान के तौर पर खड़े हुए हैं उसको अब आहिस्ता आहिस्ता तकसीम के तौर पर कर दिया जाए और मुसलमानों की जहाँ पे अक्सरियत है उन्हीं इलाकों को एक अलग रियासत बनाकर मुसलमानों को दे दी जाए। अब ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो ये अभी तक ये दिमागों से निकला ही नहीं था कि लार्ज नंबर जो उस वक्त के फॉर्मुलेटेड स्कीम्स थी उन्होंने अपोज करना शुरू किया। जो पार्टीशन प्लान था जो उस वक्त का तकसीमी मंसूबा था उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने गलत मायने देना शुरू कर दिए, जिसमें सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब थे हैदराबाद दक्कन के, फिर हाजी अब्दुल्ला हारून जो बाद में जो सिंध के जो सबसे अहम रुकन्स में आते हैं या लीडर्स में आते हैं, वो भी फिर आगे चल के मुस्लिम लीग के साथ देने लग गए। फिर नवाब शाह नवाज खान साहब और फिर सर सिकंदर हयात खान साहब जो आपके स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें दिख रही हैं, इन लोगों ने अपोज किया। लेकिन अगर आप नोट करो बेटा कि इनका जो आइडिया था पार्टीशन जो तकसीम जो कॉन्सेप्ट था तकसीम मनसूबाबंदी का जो बड़े सगीर में सबसे अहम चल रहा था, वो हिंदुओं के लॉज उनके राइट्स के खिलाफ था। अगर उनके राइट्स अगर दे देते मुसलमानों के हिंदूस तो हम अपोज ही नहीं करते, लेकिन अपोज करना पड़ा। और ये अगेन बोलते हैं ना बेटा कि दिन ब दिन बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही थी, कोई फेवर में नहीं था, कोई ओपिनियन नहीं थी। और इसी के रिगार्डिंग सितंबर 1939 में यानी कि 1939 में मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने डिक्लेयर कर दिया पहली दफ़ा कि इंडिया जो भी नेशनैलिटीज कौमियत की बातें करता है वो खुद एक कौम का है नहीं, वहाँ पे कौमियत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जो 4 वर्नास का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो अब तक है, आप पहले उसको तो ख़त्म कर लो। इन फरवरी 1940 में कायदे आज़म ने यह अनाउंस किया कि पॉलिटिकल सेटलमेंट यानी कि सियासी समझौता उस वक्त हो सकता है इंडिया के साथ कि जब वो खुद एक नेशन के तौर पर जो हमने आपको इतना बोलती है उसको पहले वो साबित करे। जो नहीं कर पाएगी
यही वो रीज़न था कि यहाँ पर आप अपने आप को एक नेशन तो साबित कर नहीं पा रहे हो, फिर टू नेशन थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हो। तो ये एक ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ये कॉन्सेप्ट ही गलत था। और ये जब ये तस्वुर गलत है तो इट मीन्स, अगर आपने नोट करा होगा, जो इसके मेन नुकात थे, पॉइंट्स थे, उनको अगर हम थोड़ा भी नोट कर लें कि लाहौर में जब मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ 23 मार्च 1940 को, तो कायदे आज़म जब वो इंग्लैंड से रिटर्न आए थे, यानी कि जब वो वापस आए थे बरतानिया से 1936 में, तो उस वक्त ही ये एड्रेस हो चुका था एनुअल सेशन मुस्लिम लीग में। नाउ क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे, सदर थे, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ये अर्ज कर दिया कि अब फुल डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट जो हो जाएंगे और सॉवरन मुस्लिम नेशनल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो रेजोल्यूशन के दौरान पास करवाना था 23 मार्च 1940 को। अब वो क्या था उसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि जितना भी उस वक्त के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान था, आईनी मंसूबाबंदी था, वो उस वक्त तक नहीं हो सकती बेटा, वर्केबल नहीं हो सकती उस वक्त तक कि जब तक कि आप कुछ डिज़ाइन खुद ना कर ले अपने कवानीन को, अपने उसूलों को। अब उस उसूलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जोग्राफिकली हम लोगों ने पहले ये डिसाइड कर लिया था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियतें हैं, चाहे वो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन्स हैं इंडिया के, उनको डिक्लेयर कर दिया जाए न्यूमेरिकली कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको रियासत में तंजीम कर दिया जाए। एक बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। और यही वो रीज़न थी कि जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट स्टेटस भी मिल जाएगा और कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट जो ऑटोनॉमस सॉवरन है वो उनके इख्तियारात में आ जाएंगे। खुद मुख्तारियत और जो आपकी सबसे अहम था जो हकमियत थी वो मुसलमानों को वापस दे दी जाए। अगर आप इसका समरी निकालें, इसका खुलासा निकालें बेटा आप, तो इसको हम अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें तो पहली बात आती है कि जोग्राफिकली जितने भी यूनिट्स हैं, जहाँ जहाँ जिस टेरिटोरी में जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत मेजॉरिटी है, उनको एडजस्टमेंट के तौर पर मुसलमानों के जोन्स करार दिए जाएँ। इंडिया जहाँ पे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न जोन्स की बात कर रहा है उसी को अहमियत दे दी जाए। इसके बाद सबसे अहम बात आती है वो क्या है कि जहाँ पर मैंडेटरी, जहाँ सेफ गार्ड करना है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, जिसमें मुसलमानों के भी राइट्स हैं, आइन के लिहाज से अगर वो महफूज नहीं कर पा रहे, उनके मजहबी, सकाफती, माशी, सियासी जितने भी रुझानात हैं वो सारे के सारे मुसलमानों को दिए जाएँ, लाजमी दिए जाएंगे, उनका हक है। और इस हक के बाद अगर आप नोट करो कि फेडरल स्कीम जो थी उस वक्त के हिसाब से, जो गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 के हिसाब से थी, वो सूटेबल ही नहीं थी, क्योंकि वो कवानीन जो बने हुए वो हिंदुओं के बने हुए और बरतानिया ने उसको तश्कील में रहे, तो मुसलमानों के जो कवानीन उनको उनके राइट्स मिलेंगे ही नहीं। उनके वो जितने भी मुस्लिम्स के कल्चरल कॉन्सेप्ट है उसको आगे उजागर ही नहीं किया जाएगा। और जितनी भी पावर वर्किंग कमेटी मुस्लिम लीग के अरेंजमेंट के हिसाब से जो स्कीम जो बनाई गई है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, कस्टम्स, किसी का भी रुझान नहीं है उस खत्ते के तौर पे, क्योंकि मुसलमानों के लिहाज से वो सारी चीज़ें जो उनके हिसाब से होनी चाहिए चल किसके हिसाब से रही हैं, बरतानिया और हिंदुओं के हिसाब से। ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, ये असल मकसद था पाकिस्तान रेजोल्यूशन का, ये असल पॉइंट्स थे। अब ये भी असल पॉइंट्स दिए गए तो उस वक्त जब अखबार में ये छप गया और आपके सामने स्क्रीन के तौर पर आपने देखा होगा कि उसमें रखा हुआ भी था मैंने पेपर क्लिप को, तो उसमें अब क्या रिजल्ट निकलना था, नतीजा क्या निकलना था बेटा? देखो, आपने ये नोट तो कर लिया कि कहीं ना कहीं लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो अपने हिसाब से बहुत मकबूलियत लेके गया लोगों के दरमियान, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम्स हो, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के हिसाब से सेफगार्ड किया जा रहा है, महफूज किया जा रहा है। ये फिलॉसफी ऑफ टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, जो एक नज़रिया पाकिस्तान का अहम मकसद है, उसको उजागर किया गया। ये हकीकत है बेटा। और ये क्यों किया गया ये आप समझ गए होंगे कि उस वक्त तक हमें राइट्स नहीं मिलेंगे जब तक कि हम उस चीज़ों को तस्लीम ना कर लें। और इसमें अगर आप देखो तो AK फजल हक साहब जो प्रीमियर या टाइगर ऑफ बंगाल कहलाते हैं, चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कहते हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर देखा जाए तो उसमें भी सेकेंड एंड रेजोल्यूशन के हिसाब से सिकंदर हयात खान साहब, मौलाना जफ़र अली खान और डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये उस वक्त तक हमारे को कवानीन में हमारे साथ बोलते हैं ना एक समझौता नहीं किया जाएगा, एक अहमियत नहीं दी जाएगी जब तक कि हमारी अलग से रियासत मौजूद ना हो।
और वो रियासत के कॉन्सेप्ट का जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो लॉ रेजोल्यूशन में आया। ये मिंटू पार्क में खड़े होकर दिया गया, जो आज जहां पर मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है, ये सिंबल ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। और यही वो रीजन है बेटा कि अगर आपने नोट कराओ कि हमने इन चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता भुला दिया, बिकॉज आवर हिस्ट्री, जो हमारी तारीख है, उसको हम अहमियत ही नहीं दे रहे, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल में हो, चाहे वो इंटर लेवल में हो, कहीं पे भी लेवल। हमने उन चीज़ों को सेव करना है, उन चीज़ों को उजागर करके रखना है। वो सारे इस्लाम की जितने भी अहकामात जो इस दौरान पाकिस्तान मूवमेंट में या तहरीक पाकिस्तान के दौरान हमने ये ऐलान कर दिया था कि हम लोग अपने सारे रिलीजियस कस्टम्स वगैरह सब कुछ जितने भी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम को लेकर चलेंगे, वो कहाँ हैं। और आपका मेरा सवाल आएगा ही आएगा एज ए ग्रेजुएशन लेवल कि आज के मुकाम पर ये क्यों नहीं है बेटा, तो इसका सिंपल आंसर है तारीख भुला दी। और वही तारीख को आपको उजागर करने के लिए हम इन चीज़ों को समझा रहे हैं, इनको बता रहे हैं। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई सर्वे या रिसर्च हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।